Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो एवरीवन, वेलकम टू BioPoint। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी एक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक है, अब हम हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर स्टार्ट करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट देखेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का, कि जो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारे पास यहाँ टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो वैक्सीनेशन क्या होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन वगैरह, ठीक है, कोई पैथोजन हो गया या फिर पैथोजन का प्रोटीन, ठीक है, उसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया जा रहा है और उसके लिए हमारी बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसको अपन कह रहे हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या किया जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन हो गया, किसी पैथोजन का प्रोटीन या फिर इनएक्टिव पैथोजन या फिर अपन कह सकते हैं किल्ड पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है और हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्स में क्या कर रही है, इम्यूनिटी बना रही है, या फिर अपन कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट सेल्स आएंगे, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगे, तो इम्यूनिटी को वहाँ पे बनाया जा रहा है, उसको अपन कह रहे हैं इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन हुई, उसके बाद इम्यूनाइजेशन हुई, या फिर कोई वायरस वगैरह उसने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया, उसके लिए हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई, हो गया इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि जो मेरे पास प्रिंसिपल की बात करें, अगर द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, कि भाई जो वैक्सीनेशन या फिर कहीं इम्यूनाइजेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसका जो प्रिंसिपल है बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको भी अच्छे से अपन देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोई पैथोजन है ये, ठीक है, या तो ये कोई प्रोटीन बनाए और उस प्रोटीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दो, या फिर इस पैथोजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दो वीक या फिर किल्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और उसके लिए हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी, उसी को अपन कह रहे हैं इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इन वैक्सीनेशन अब प्रिपरेशन, ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटीजेनिक प्रोटीन यानी कि जो पैथोजन था उसका प्रोटीन, और इनएक्टिवेटेड या फिर वीक पैथोजन are introduced in the body। अब देखो ये तो हो गई बुक की बात कि बुक कह रही है कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है उसको अब ढंग से अपन डायग्राम से देखते हैं। इसको लिख लो, पूरे बोर्ड पे डायग्राम आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है पहले तो कि या तो एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन था उसको वैक्सीन के अंदर डालो और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दो, उसके बाद इम्यूनिटी अपना काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर डायग्राम बना दो, डायग्राम से ढंग से समझ में आएगा ये। तो मैं बीच में एक पहले लाइन बना देता हूँ। ठीक है, इस लाइन की उधर मान लो मेरी बॉडी है और इधर लाइन के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैं क्या करूँगा, वैक्सीनेशन दूंगा। ठीक है, यानी कि इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी। तो मेरे पास पहली चीज़ है कि जो मैं पूरा ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर लूँ, होल ऑर्गेनिज्म यूज्ड, ये जो पैथोजन था उसको मैं पूरा यूज़ करूँ। अब मैं दो तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ, या तो उस पैथोजन को मार दो, ठीक है, किल्ड फॉर्म ले लो, या फिर उसकी वीक फॉर्म ले लो। ठीक है, दोनों चीज़ें अपन ले सकते हैं। तो मैं पहला लेता हूँ
वीक फॉर्म लेते हैं पहले, ठीक है। पहला मेरे पास की जो पैथोजन है वीक है या फिर इनएक्टिव है, इनएक्टिव पैथोजन। ये पैथोजन है और इसकी बॉडी के ऊपर या सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको एंटर करा दो हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये पहुंच चुका है कहाँ, बॉडी के अंदर। अब जैसे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, जैसे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, इससे लड़ने के लिए कौन आएगा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट पहुंच गए अपनी जगह पे, बी लिम्फोसाइट आ चुके। बी लिम्फोसाइट से कौन जुड़ा हुआ था, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी दोनों अटैच होंगे। अब जैसे दोनों एक दूसरे के अटैचमेंट में आएंगे, यानी कि एक दोनों से जुड़ेंगे, बी लिम्फोसाइट किसको बनाना स्टार्ट करेगा, बी लिम्फोसाइट बनाता है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। अब जो प्लाज्मा सेल थे किसको बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका एंटीबॉडी का, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इसी को तो अपन कह रहे हैं इम्यूनाइजेशन। अब देखो क्या होगा, पहली चीज तो मैंने क्या कर ली कि जो पैथोजन लिया, पूरा ऑर्गेनिज्म लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, वीक है, इनएक्टिव है, बॉडी के अंदर एंटर करा दिया। या फिर मैं एक ऐसा भी कर सकता हूँ कि किल्ड पैथोजन ले लो, ठीक है, किल्ड पैथोजन ले लिया। अभी ये जो पैथोजन है ये कैसा है, किल्ड है। अगर इस किल्ड पैथोजन को भी तुम बॉडी के अंदर एंटर कराओगे ना, इस किल्ड पैथोजन को भी अगर बॉडी के अंदर एंटर कराओगे तब भी ये सेम वर्क करेगा, जैसा इधर चला वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो पहला तो मेरे पास क्या होगा कि मैंने पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पर पहली चीज तो हो गई। दूसरे में मैंने क्या किया कि जो पैथोजन है इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन वालों को भी हम यूज कर सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, पहले मैंने यहाँ पे जीन ले लिया है, ठीक है, मैंने एक जीन ले लिया और जीन को मैंने वेक्टर के साथ जोड़ दिया। ये जो पैथोजन था इसका मैंने जीन ले लिया है और इसको एक वेक्टर पे जोड़ दिया। मेरे पास यहाँ पे बनेगा रिकॉम्बिनेंट, मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट है। और इस रिकॉम्बिनेंट को मैंने डाल दिया यीस्ट के अंदर। यहाँ पे मेरे पास जैसे कि एक प्लेट है, इसके ऊपर बहुत सारी यीस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यीस्ट है, यीस्ट को मैंने होस्ट की तरह यहाँ पे काम में लिया है। और इस रिकॉम्बिनेंट को मैंने यीस्ट में डाला था, यीस्ट ने इसको मल्टीप्लाई कर दे गए और इसका नंबर बढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको आइसोलेट कर लूँगा, ठीक है, आइसोलेट कर लिया। अब इस आइसोलेटेड चीज़ को तुम क्या करो, बॉडी के अंदर इंटर करा दो, ठीक है। ये आ चुकी है यहाँ पे इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कुछ प्रोटीन बना रहा था, उस प्रोटीन का जीन मैंने उठा के इस यीस्ट के अंदर डाल दिया और उससे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा मैंने इसका फॉर्मेशन करवा दिया। अब इसको मैं बॉडी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, ये सरफेस एंटीजन की तरह काम करेगा, ये इसकी सरफेस एंटीजन है। अब जैसे ये बॉडी के अंदर जाएगा सेम टू सेम मेरे पास ये वर्क होना है कि वापस एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं कह रहा हूँ सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन। अब देखो सब यूनिट वैक्सीन में क्या करूँगा मैं कि इसका इनएक्टिव टॉक्सिन ले लूँगा, ठीक है। मैंने इस पैथोजन से इनएक्टिव टॉक्सिन ले लिया, इनएक्टिव टॉक्सिन ले लिया और उस इनएक्टिव टॉक्सिन को मैंने बॉडी के अंदर एंटर करा दिया, ठीक है। उस इनएक्टिव टॉक्सिन को मैं टॉक्सोइड कहता हूँ, इनएक्टिव टॉक्सिन को मैं कह रहा हूँ क्या, टॉक्सोइड। ये टॉक्सोइड आ गया। जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तब भी यही काम होना है मेरे पास, उसी तरह से सारी चीजें चलेंगी। अपन यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये थोड़ा अलग है, कि जो डीएनए था, डीएनए को यूज में ले लो, पैथोजन का डीएनए लिया, ठीक है, उस डीएनए को बॉडी के अंदर एंटर करा दो। ये आ चुका डीएनए। अभी डीएनए क्या करता है कि होस्ट के क्रोमोसोम के साथ जाके जुड़ जाता है, होस्ट के क्रोमोसोम पे गया, वहां पे जुड़ गया और वहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस एंटीजन बन जाएंगे, सरफेस एंटीजन होंगे। अब जैसे सरफेस एंटीजन होंगे मेरे पास यही काम वापस होना है, यानी कि किसी भी तरह से बॉडी के अंदर पैथोजन जाए प्रोसेस वही होनी है, ठीक है।
मैंने डिफरेंट चीज़ें बता दी कि भाई जो वैक्सीनेशन है किस किस तरह से हो सकती है। या तो पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लो, अब ऑर्गेनिज्म वीक भी हो सकता है और किल्ड भी हो सकता है, बॉडी के अंदर जाएगा वही चीज़ें होनी है। या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट्स बना रहा था उसको यूज़ कर लो, तब भी तुम्हारे पास सेम चीज़ें होनी है। अब अगर मैं बात करूँ वैक्सीन की, तो मेरे पास वैक्सीन 3 टाइप की है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सारी यहाँ पे अपने देख लिया कि मेरे पास जो पहला वाला है जिसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहा हूँ क्या है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है। सेकंड वाला ये जो सब यूनिट वैक्सीन है जिसमें इनएक्टिव टॉक्सिन्स को यूज़ किया जा रहा है, ये मेरे पास सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। और थर्ड डीएनए, बेसिकली अभी ये है नहीं अपने पास, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। इस पर थोड़ा अपन नंबर सही कर लेते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। इसका डायग्राम बना लो, मैं तीनों को एक बार वापस लिख के बता देता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड के अंदर क्या और थर्ड के अंदर क्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलो वैक्सीन को देखते हैं कि जो मेरे पास टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। वैक्सीन जो है मेरे पास 3 टाइप की है। पहली कौन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और सेकंड जनरेशन वैक्सीन, फिर मेरे पास आई थर्ड जनरेशन वैक्सीन जिसके बारे में अपने पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। थर्ड जनरेशन अपनी एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है। अब बात करें अगर अपन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है, होल ऑर्गेनिज्म यूज, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिज्म किल्ड भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, ठीक है, तो किल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर वीक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अब अगर मैं किल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसको किस किस वैक्सीन के लिए यूज करते हैं अपन, या फिर किस डिजीज की वैक्सीन को बनाने के लिए यूज करते हैं, तो सबसे पहला टाइफाइड, और टाइफाइड के बाद अपन लिख सकते हैं रेबीज, आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, कोलेरा। वहीं मैं बात करूं अगर वीक ऑर्गेनिज्म की, तो इसको अपन यूज करते हैं बीसीजी में। फिर नेक्स्ट अपन इसको यूज कर सकते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर, और स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा, इनके जितने भी वैक्सीन होती है ना उनके अंदर अपन वीक ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, यानी पूरा ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट सेकंड जनरेशन के अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करूँ 2 चीज़ें थी, ठीक है, इसको अपन क्या कह रहे थे, और सब यूनिट वैक्सीन कह रहे थे, सब यूनिट वैक्सीन। अब इसमें अपन क्या कर रहे थे, या तो जीन लो, रिकॉम्बिनेंट बनाओ, उससे वैक्सीन को बना दो, या फिर टॉक्सोइड्स को यूज करके उससे वैक्सीन बना लो। तो मेरे पास यहाँ 2 चीज़ें, एक तो रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बनाया, उसको यीस्ट के अंदर डाला। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए अपन ने कौन से होस्ट को यूज किया, तो इसका आंसर क्या है, यीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी जो डिजीज है हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो होस्ट है वो कौन है, यीस्ट। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को बनाने के लिए अपन रिकॉम्बिनेंट का तरीका यूज करते हैं, ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा है मेरे पास क्या, कि भाई इनएक्टिव टॉक्सोइड्स ले लो, इनएक्टिव टॉक्सोइड्स को यूज कर लो, ठीक है, बेसिकली टॉक्सिन्स। अब इनएक्टिव टॉक्सोइड से मेरे पास 3 डिजीज की वैक्सीन बनती है, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, डीपीटी, डिप्टेरिया, ठीक है, परचेसिस और टेटनस। डिप्टीरिया पहला हो गया क्या, डिप्टीरिया, परचुसिस और टेटनस। इन तीनों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनएक्टिव टॉक्सोइड्स को यूज करता हूँ। अब आते थर्ड जनरेशन वैक्सीन पे, ये अपने पास ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इसमें अपन क्या करते हैं, डीएनए को लेते हैं और डीएनए को होस्ट के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जाता है डीएनए, उसके क्रोमोसोम से बाइंड कर जाता है। अटैच होने के बाद क्या करते हैं कि भाई अब ये इसका जो क्या कहते हैं डीएनए है होस्ट के अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज अपने आप बनने लग जाएंगी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये डीएनए वैक्सीन है, और इसको भी अपन हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज कर सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी के अंदर। आपको बेसिकली ये वाला याद रखना, उस वो याद ना रहे कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन अभी अपनी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अब अगर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी के पहले एक बार इसको वापस देख लो कि मेरे पास वैक्सीन क्या है, 3 टाइप की है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा, किल्ड भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में सब यूनिट वैक्सीन इसको कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाना है या फिर इनएक्टिव टॉक्सोइड्स यूज करना है। थर्ड जनरेशन को अपन डीएनए वैक्सीन कह रहे हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज की जाती है। पर मेनली आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि भाई रिकॉम्बिनेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी की डिजीज जो है उसके अंदर होस्ट कौन है, यीस्ट। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं एलर्जी पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एलर्जी पे चलते हैं। अब अपने पास यहाँ पे टॉपिक कौन है, एलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास एलर्जी। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे दोनों केस लेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर सेल्स कैसे हैं, भाई उसको एलर्जी क्यों नहीं हो रही है, और एक पर्सन जिसको एलर्जी है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन कि मेरे पास यहाँ एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, कैसा है, नॉन एलर्जी, इसको भाई कोई एलर्जी नहीं है, किसी भी चीज़ से इसको एलर्जी नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये मास्ट सेल प्रेजेंट है। अब जो मास्ट सेल है इनके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। एक नॉर्मल मास्ट सेल है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, हिस्टामाइन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। अब ये सेल क्या है, एकदम नॉर्मल चल रहा है, और ये कैसा है, नॉन सेंसिटाइज्ड, यानी कि भाई इस पर्सन को कोई एलर्जी प्रेजेंट नहीं है। और ये जो मास्ट सेल है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन की, सूजन वगैरह आती है ना, इस मास्ट सेल की वजह से आती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। अब देखो ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई कि सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर मैं एलर्जी की केस की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा मास्ट सेल है ना, ये बेमतलब ही रप्चर होने लग जाता है। मान लो कि ये रप्चर हो जाता है, अभी ज़रूरत नहीं थी तब भी रप्चर हो गया, और इसके अंदर के जो केमिकल्स थे ये बाहर सिक्रीट होने लग गए। अब जैसे ही इससे बाहर आएंगे ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कोई एलर्जी शो कर रहे हैं। तो अपन यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके ये लंग्स के अंदर अपन ने एकदम नॉर्मल सा डायग्राम बनाया, ठीक है, बाहर डस्ट थी, डस्ट इसके अंदर गई। देखो बात क्या होती है कि एलर्जी के जीन सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर वो इनएक्टिव रहते हैं, ठीक है। जिनके अंदर एक्टिव हो जाए उनको एलर्जी हो जाती है, जिनके अंदर इनएक्टिव रहते हैं उनको एलर्जी नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ कि जो जीन था, ठीक है, ये जीन था, ये पहले सोया हुआ था, अब जाग चुका है। जब जीन जाग गया यानी कि एक्टिव हो चुका है, तो ये प्रोड्यूस करता है IgE बाइंडिंग प्रोटीन। IgE क्या एंटीबॉडी है, और इसने क्या बना दिया, IgE बाइंडिंग प्रोटीन। ये लो, ये प्रोटीन बन चुके। अब देखो क्या होगा, किस पर्सन ने जैसे ही डस्ट ली या फिर इसके अंदर डस्ट गई, डस्ट के पार्टिकल्स पहुंचे कहाँ, इसके ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, लंग्स के अंदर आ चुके। अब जैसे ये पार्टिकल इसके अंदर आया, ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या है भाई, इसके लिए एक पैथोजन की तरह काम करेगा। जैसे ये अंदर आएगा, बी लिम्फोसाइट जाग जाएंगे, बी लिम्फोसाइट पे कौन लगी होगी, एंटीबॉडी, ठीक है, ये इससे अटैच होंगे। अब जैसे ही इससे अटैच होंगे, बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल, ठीक है भाई, प्लाज्मा सेल आ चुके। प्लाज्मा सेल किसको बनाएंगे, एंटीबॉडी को। अब एलर्जी का कैसे, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgE बन चुकी है। अब क्या होता है, ये मेरे पास जो यहाँ पे मास्ट सेल्स है, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट था, ये तीनों केमिकल्स। अब क्या होगा कि मेरे पास जो ये IgE बाइंडिंग प्रोटीन्स थे, ये कहाँ जाते हैं, इन मास्ट सेल के पास, और इसकी सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं, ये अटैच हो गए।
और जो मेरे पास इधर एंटीबॉडी बनी थी ये इसके ऊपर जाके अटैच हो जाती है, आईजीई अपने आईजी बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके अटैच हो जाती है, अटैच हो गई। अब क्या होता है कि ये जो मास्ट सेल था ना इसकी सरफेस को एक तरह से डिस्टर्ब करने लगते हैं या फिर इसको हटाने लगा, मतलब इसके ऊपर कुछ केमिकल्स रिलीज करके इसको डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर इसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मास्ट सेल था, ये आईजीई इसके ऊपर आ गई, ये क्या था आईजीई बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसकी मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होने लगेगी इससे क्या रिलीज होंगे, इससे मान लो ये मेम्ब्रेन थी ब्रेक डाउन हो गई, इससे सारे हिस्टामाइन बाहर आ गया, हिस्टामाइन बाहर आ गया। अब जैसे हिस्टामाइन बाहर आएगा ये क्या करेगा बॉडी पे एलर्जिक इफेक्ट देगा, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन होगी वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ जीन एक्टिव हुआ, आईजी बाइंडिंग प्रोटीन बनाई, इधर जैसे डस्ट अंदर गई बी लिम्फोसाइट है उन्होंने आईजीई को बनाया। अब मास्ट सेल था उसके ऊपर जो आईजी बाइंडिंग प्रोटीन थी वो जाके अटैच हो गई और इसके ऊपर आईजी जाके बाइंड हो गई। इन्होंने क्या किया भाई मास्ट सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसको रप्चर कर दिया, इस वजह से हिस्टामाइन इससे बाहर आया। हिस्टामाइन जैसे ही बाहर आया इसने क्या किया एलर्जिक इफेक्ट शो किया। तो इस तरह से मेरे पास नॉन एलर्जिक पर्सन और एलर्जिक पर्सन इनके बीच में डिफरेंस है, कैसे काम चल रहा है। अब अपन अपनी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस लिख लेते हैं, ठीक है, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए भाई एलर्जी से तो आपको लाइन्स याद होनी चाहिए, उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अपन कि एलर्जी के लिए अपनी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो देखो अपनी एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है पहला चीज कि दी एग्जीग्रेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यून या फिर अपन रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एलर्जन, या फिर अपन कहते हैं एंटीजन, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, present in environment is called एलर्जी। देखो अपनी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स शो किया किसी एक ऐसे एंटीजन के लिए जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसी को अपन एलर्जी कह रहे हैं। जैसे बाहर डस्ट पार्टिकल्स थे वो अपने अंदर गए, हमारी बॉडी ने क्या किया कि भाई इन्फ्लेमेशन कराना स्टार्ट कर दी, वो क्या एक सिग्नल है, उसी को अपन क्या करें एलर्जी कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो अपनी एनसीईआरटी कह रही है द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स, the substance to which such an immune system response produced are allergens। अब जिन सब्सटेंसेस की वजह से हमको एलर्जी हुई, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी ने एलर्जी शो की, उन सबको अपन क्या करें एलर्जेंस। यानी कि एलर्जेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए, जैसे वहाँ डस्ट पार्टिकल्स क्या थे एलर्जेंस थे। फिर नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं कि एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस हुई यहाँ पे आईजीई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आईजीई, ठीक है। अब एलर्जन जो था या फिर मैं कहूँ एलर्जी, जैसे एलर्जन था एलर्जन ने एलर्जी कराई, तो एलर्जी किस वजह से हुई क्योंकि भाई हिस्टामाइन रिलीज हुआ। अब हिस्टामाइन रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, सॉरी हिस्टामाइन भी रिलीज हुआ और सेरोटोनिन भी रिलीज हुआ है, किससे मास्ट सेल से, उस वजह से इन्फ्लामेशन हुई है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामाइन and serotonin
फ्रॉम मास्ट सेल, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। अगर मेरे को जैसे एलर्जी है, अब उसको रोकना है भाई, उसके लिए क्या करूं, हिस्टामाइन को रोकने वाला ले, यानी कि एंटाहिस्टामाइन ले लो। उससे क्या होगा कि हिस्टामाइन सप्रेस हो जाएगा और हमारी एलर्जी भी रुक जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन या फिर एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड, ये क्विकली क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, क्विकली रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि भाई एक ऐसा रेस्पॉन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम ने शो किया किसी सर्टेन एंटीजन के लिए जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था, उसी को अपन क्या करें, एलर्जी। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी यूज हुई, IgE, और जिसकी वजह से एलर्जी, उनको अपन क्या करें, एलर्जन। यहाँ पे क्या हुआ कि मास्ट सेल था, उससे हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज हुआ। इसको रोकने के लिए अपन क्या ले सकते हैं, एंटी हिस्टामाइन या फिर एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स। ये क्योंकि क्या करते हैं, एलर्जी को सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना जो एलर्जी का टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर। उसमें अपन बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स और कैंसर के बारे में, और कैंसर से अपन फिर आगे कनेक्ट करते हुए चलेंगे ट्यूमर को, कि भाई जो ट्यूमर है ये कैसे हुआ। ठीक है, बेसिकली कैंसर और ट्यूमर दोनों एक ही साथ है। जैसे कि कैंसर किसी एक बॉडी पार्ट पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और जब वो फेल जाता है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, ट्यूमर कह रहे हैं। तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।